एक स्कूल के गेट पर रोज एक महिला आकर खड़ी हो जाया करती और अपना चेहरा छुपाते हुए स्कूल के अंदर देखा करती है। अब जो वॉचमैन होता है, जो कि वहां पर गेटमैन था, उसे शक होने लगता है कि कहीं ये महिला ऐसी तो नहीं बच्चा वगैरह चुराने के लिए यहाँ पर आई हो। तो एक दिन वह उसको पकड़ लेता है। अब जैसे वो उसको पकड़ता है तो वो कहती है कि साहब, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करना चाहती, मैं तो केवल यहाँ पर अपने बच्चों को देखने के लिए आई हूँ। इस बात को सुनकर वह पूरी तरह से हैरान होता है और पूछने लगता है कि तुम्हारे बच्चे यहाँ पर कैसे पढ़ा करते हैं। तो उसके बाद वह महिला, जो कि अपनी आंखों में आंसू ले आती है, उसे अपनी लाइफ की पूरी कहानी बताती है। जैसे वो बताती है पूरी सच्चाई के बारे में, तो यहाँ पर जो वॉचमैन होता है वह भी बड़ी बुरी तरह से बेचैन हो जाता है और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए और तुम इसी लायक हो। कौन थी वह महिला और क्या हो रहा था उसके साथ ऐसा, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हैं ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। बिहार के पटना के पासी के गांव के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 4 उनके बच्चे होते हैं। माँ का नाम पूजा होता है, पति का नाम मनीष होता है और जो मनीष होता है वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए गुजरात में रहकर काम किया करता है और वहां से जो भी पैसे कमाया करता है उसमें से खर्चे लायक पैसे अपने पास रखा करता है और बाकी पैसों को अपनी पत्नी के पास भेज दिया करता है। यहाँ पर जो मनीष है उसने अपने पैसों को इकट्ठा कर करके अपने लिए कुछ जमीन जायदाद भी ले रखी है, जिसको वो अपनी पत्नी के नाम ही करा देता है, क्योंकि उसे विश्वास है कि उसकी पत्नी काफी ज्यादा अच्छी है। सब कुछ अच्छी तरह से समय बीत रहा था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन तभी दुर्गा पूजा का समय आता है और दुर्गा पूजा के समय में जो पत्नी होती है वह पूजा करने के लिए पासी के मंदिर में जाती है और वहां पर जाने के दौरान कुछ गांव के आवारा लड़के वहां पर खड़े हुए थे और जैसे ही वो इस महिला पूजा को देखते हैं, यानी कि जो 4 बच्चों की माँ है और शादी को इसकी को 10 साल हो चुके हैं, उसको देखते हैं तो देखने के बाद अचानक से इस पर टिप्पणी करने लगते हैं और ये वहां पर थोड़ा सा मुस्कुरा जाती है। अब इसकी मुस्कान को देखकर वो लड़के इसके पीछे लगने लगते हैं और किसी भी तरह से इसका नंबर मांगना चाहते हैं। लेकिन जब वो लड़के जितने भी खड़े हुए थे वो सभी लड़के लगभग वहां पर आ लेते हैं और उससे नंबर मांगने की कोशिश करते हैं, तो वो किसी को भी नंबर नहीं देती है। लेकिन तभी एक और लड़का होता है जिसका नाम होता है राजू। अब राजू जो होता है वो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत था और हट्टा खट्टा भी था। तो इसी वजह से जो राजू होता है वह अपने दोस्तों से शर्त लगाता है, कहता है कि देखो, तुम्हें तो नंबर नहीं मिला लेकिन मैं नंबर भी लूंगा और इसके साथ मेरे प्यार भी हो जाएगा। इस बात को सुनकर दोस्त कहते हैं कि ठीक है, तो लगी शर्त। और उसके बाद जो राजू होता है वह अब उस महिला का पीछा करना स्टार्ट करता है और पीछा करते करते एक दिन वह उसके घर में घुस जाता है, क्योंकि गांव का ही मामला था और उसे पता था कि इसका पति इसके साथ नहीं रहा करता है। उसके बाद जैसे वो उसके घर में घुस जाता है तो अब तक जो ये महिला होती है जिसका नाम पूजा होता है, यह भी उसे नोटिस कर चुकी थी कि यह उसका पीछा कर रहा है और इसके मन में कुछ न कुछ बात चल रही है। तो जैसे वो घर के अंदर घुसता है तो वह भी उससे कुछ नहीं कहती, बस यही पूछती है कि बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, और ये बात भी वो मुस्कुराते हुए पूछती है। इस बात को सुनकर यहाँ पर जो राजू होता है उसके हौसले बढ़ जाते हैं और वो कहने लगता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो उसके बाद जो पूजा होती है वो कहती है कि कुछ कुछ अंदाजा तो लग रहा है लेकिन पक्का नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। उसके बाद जो राजू होता है वो कहता है कि ठीक है, जो अंदाजा लग रहा है उसी को बता दो कि कैसा अंदाजा लग रहा है। तो यहाँ पर पूजा कहने लगती है कि लगता है शायद तुम मुझसे प्यार करते हो और इसी वजह से पीछे पीछे मेरे घर तक आ गए हो। तो जो राजू होता है उसे अब सहारा मिल गया था और वह एकदम से इस बात को पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ, मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और तुम्हारा मुझे ना नंबर चाहिए। इस बात को सुनकर जो पूजा होती है वो पहले तो 1-2 बार मना करने लगती है, लेकिन राजू को पता था कि ये वैसे ही ऊपर ऊपर से मना कर रही है और इसी वजह से जो राजू होता है वो उससे जिद करता है, ढेर सारी बातें कहता है कि देखो, मैं तुमसे प्यार किया करता हूं और रात को मुझे सपनों में भी तुम दिखाई दिया करती हो और अगर तुमने आज मुझे नंबर नहीं दिया ना तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगा। उसके बाद पूजा कहने लगती है कि अरे ऐसा क्या है मुझ में जिसकी वजह से तुम अपने आप को दुनिया से विदा करने की बात कर रहे हो। तो वो कहता है कि बस कुछ भी नहीं हो चाहे, लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूं। उसके बाद जो पूजा होती है वह उसे अपना नंबर दे देती है और नंबर लेने के बाद वह फिलहाल तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन सबसे पहले अपने दोस्तों को दिखाता है कि देखो, ये नंबर तो मुझे मिल चुका है और उसके बाद अब मैं अब इसके साथ अवैध प्रेम प्रसंगों में रहूंगा।
दोस्त भी बड़े ही उसकी वाहवाही करते हैं कि यार तूने तो कमाल कर दिया। हालांकि वो आवारा लड़का था और गांव के अंदर सभी लोग ये बात जानते थे, यहां तक कि पूजा भी जानती थी। लेकिन फिर भी जो लड़का होता है राजू, वह पूजा से बात करने लगता है और पूजा भी उससे बातचीत करने लगती है। वो चाहती थी कि मैं बस इससे बातचीत करूं और बातचीत करके मेरा मन लगा रहे, क्योंकि पति तो गुजरात में रहा करता है। इसी बात को लेकर उसने उसे नंबर दिया था। लेकिन धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में जब बातचीत का सिलसिला चालू होता है तो थमने का नाम नहीं लेता है। और इसी सिलसिले के दौरान एक दिन राजू जो होता है वह उससे अपने प्यार का इजहार कर देता है। इधर जो पूजा होती है वह भी अब तक उससे प्यार कर चुकी थी और वह भी उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। लेकिन पूजा साफ साफ बोल देती है कि देखो, प्यार तो मैं तुमसे करती हूं, लेकिन कभी भी मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरा पति है और मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। हालांकि इन बातों को राजू समझ जाता है कि ये ऊपर ऊपर से कह रही है ये दिखाने के लिए कि वो अपने पति के लिए कितनी लॉयल है, और उसी वजह से वो कहता है कि ठीक है, मुझे केवल तुमसे प्यार करना है और उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहकर वह उससे मना कर देता है। और धीरे धीरे जब कुछ दिन और बीतते हैं तो कुछ दिनों बाद वहां पर उनके गांव के नजदीक एक मेला लगता है और वह पूजा से कहने लगता है कि पूजा, क्या चलें उस मेले में घूमने के लिए? बेशक से तुम मेरी पत्नी नहीं हो, लेकिन हम दोनों प्यार किया करते हैं, तो एक साथ मेले में घूम तो सकते हैं। इस बात को सुनकर जो पूजा होती है वह इस बात के लिए हामी भर लेती है और कहती है कि ठीक है, हम दोनों एक साथ चलेंगे। दोनों के दोनों गांव से निकल जाते हैं और गांव से निकलने के बाद हाथों में हाथ डालकर उस मेले में दिन भर घूमते हैं। घूमने के बाद जो लड़का होता है वह उसे एक मंदिर पर ले जाता है, जिस मंदिर के पास वो मेला लगा हुआ था, और वहां पर पूजा के लिए जो सिंदूर रखा हुआ था उसमें से मंदिर के दर्शन करते हुए एक चुटकी भर लेता है। और उसके बाद जब वो मंदिर से बाहर निकलते हैं तो वह उसे थोड़ा अलग से ले जाता है जहां पर कोई नहीं रहता, और वहां पर जाकर एकदम से वो सिंदूर जो पूजा के लिए रखा हुआ था वो उसकी मांग में डाल देता है। कहता है कि देखो, अब ये सिंदूर मैंने तुम्हारी मांग में डाल दिया है, तो आज से तुम मेरी पत्नी हुई और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहेंगे। इस बात को सुनकर जो पूजा होती है वह पहले तो थोड़ा सा नाराज होने का दिखावा करती है, लेकिन उसके बाद कहती है कि ठीक है, पति पत्नी है तो पति पत्नी की तरह ही रहेंगे। उसके बाद वो लोग वहां से वापस आते हैं ढेर सारी शॉपिंग करने के बाद, घूमने फिरने के बाद। और जो पूजा होती है अब रात के समय अपने उस प्रेमी राजू को अपने ही घर के अंदर बुलाने लगती है। यानी कि जब बच्चे सो जाते हैं तो दोनों उस घर के अंदर मिलते हैं और इस बात के बारे में उसके पति को कानों कान तक खबर नहीं होती है। वह तो हर महीने उसके लिए पैसे भेज दिया करता और यह सिलसिला लगभग 6 महीने तक चलता है। लेकिन जब ये सिलसिला 6 महीने तक चलता है तो जो राजू होता है वो कहता है कि देखो पूजा, अब बहुत हो गया ना, अब हम इस तरह से नहीं मिलेंगे और अब तो हम दोनों को एक साथ होना चाहिए। इसके बाद पूजा कहती है कि फिर हम एक साथ कैसे होंगे? तो वो कहने लगता है कि एक होने का सिंपल सा बढ़ना है कि हम दोनों यहां से दिल्ली चलते हैं और दिल्ली में रहेंगे और एक साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। जब गांव में ये बात पता चलेगी तो गांव वाले अपने आप हमसे कांटेक्ट कर लेंगे और तुम अपने पति और बच्चों को छोड़ दो। पूजा जो होती है वो भी इसी बात के लिए तैयार हो जाती है और कहती है कि ठीक है, क्योंकि अब तक इनका प्यार काफी ज्यादा गहरा हो चुका था। लेकिन तभी जो राजू होता है वो कहता है कि देखो, ऐसा है, बाहर जाएंगे, बाहर रहेंगे तो कुछ दिनों के लिए हमें कुछ पैसे चाहिए होंगे, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? दरअसल राजू को पता चल गया था कि उसका पति उसके पास पैसे भेजा करता है और उसके अकाउंट में तकरीबन 5 लाख रुपए जमा हैं और उसके नाम एक जमीन भी है। तो उसके बाद जो पूजा होती है वो कहती है कि हाँ, पैसे भी हैं और ज्यादा पैसे चाहिए तो मैं उस जमीन को भी बेच सकती हूँ। उसके बाद जो राजू होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम जमीन को बेचने का इंतजाम करो और जब सारे पैसे तुम्हारे पास आ जाए, यानी कि बैंक से भी निकाल लो, तो मुझे बता देना, हम उसी दिन फरार हो जाएंगे। धीरे धीरे 7 से 8 दिन का समय लगता है। 7-8 दिन में जो पूजा होती है अपने नाम जो उसकी जमीन होती है उसको भी बेच देती है, वो सारा पैसा भी लेती है और तकरीबन 7 लाख रुपए उनके पास इकट्ठा हो गए थे। इसके बाद वो राजू को फोन करती है और राजू को फोन करते जो राजू होता है वह उसे लेकर यहां से भाग जाता है। यहां से भागने के बाद वो दिल्ली जाते हैं और दिल्ली जाकर जो राजू होता है वो एक बहुत ही अच्छा सा किराए का मकान लेता है और उसके अंदर वो लोग पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। जो 7 लाख रुपए थे वो पूजा के पास ही थे और उन पैसों को पर राजू को नहीं देती है। लेकिन जब राजू देखता है कि ये पैसे उसके हाथ नहीं लग रहे हैं तो उसके बाद जो राजू होता है वो उन पैसों को खर्च करवाने लगता है। वो सारे शौक मौज करता है। लेकिन जैसे वो लोग गांव से भागे थे तो उसी समय ये बात पूजा के पति मनीष को पता चल गई थी, क्योंकि कुछ लोग तो इस बारे में अंदर अंदर जाना करते थे और जब वो दोनों के दोनों गायब हो जाते हैं तो सीधा साधा शक दोनों के ऊपर जाता है कि वो दोनों एक दूसरे को लेकर भाग चुके हैं। उसके बाद जो मनीष होता है वह फौरन गुजरात से वापस अपने
गांव आता है, अपने ससुराल वालों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद जब पूजा से बातचीत की जाती है तो पूजा साफ बोल देती है कि देखो, अब तक मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन अब मैं इससे प्यार करती हूँ, ये मुझे खुश रखेगा और इसी के साथ अपने जीवन को जीऊंगी। हालांकि गांव की कुछ महिलाएं उससे कहती भी है कि देखो ये अच्छा इंसान नहीं है, इसके साथ रहना ठीक नहीं है, लेकिन वो कहती है कि नहीं, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है और मैं तो अब अपने प्यार के साथ ही रहूंगी। अगर इसे तलाक चाहिए तो तलाक भी दे दूंगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहां पर पंचायती रूप से उन दोनों का तलाक करवा दिया जाता है और उसके बाद वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। पूजा और जो उसका प्रेमी राजू होता है वह दिल्ली के अंदर रहा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे इन बातों को 6 महीने बीतते हैं तो 6 महीने बाद तक जो पूजा होती है उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और जो राजू होता है वह कहीं कमाने के लिए तो जाता ही नहीं है। जब पैसे कम रह जाते हैं और उसके बाद पैसों की कमी उन्हें खलने लगती है तो उसके बाद जो राजू होता है वो एक छोटी झुग्गी का कमरा ले लेता है किराए पर और उसके अंदर पूजा को रखने लगता है। लेकिन यहाँ पर पूजा के प्यार का बुखार अब भी नहीं उतरा था और वो तो इसी तरह से राजू से प्यार किया करती थी। धीरे धीरे जब कुछ दिन और बीतते हैं और बिल्कुल भी पैसा इनके पास नहीं रहता है झुग्गी का किराया देने के लिए भी, तो उसी दौरान जो राजू होता है वह अचानक से कहीं गायब हो जाता है और पूजा अकेली उस घर के अंदर रह जाती है। हालांकि वो पहले भी जाया करता था दिन के समय में घंटे 2 घंटे के लिए, लेकिन अब तो उसे जाए हुए लगभग 7-8 घंटे हो गए थे और रात को भी जब नहीं लौटता है तो रात भर पूजा काफी ज्यादा परेशान रहती है और वह सोचने लगती है कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझे छोड़कर चला गया हो, गांव वालों की जो बातें हैं वो सच हो गई हूं, और इसी बात को सोचकर वह काफी ज्यादा परेशान होती है। तभी यहाँ पर जब पूजा झुग्गी के अंदर आराम कर रही थी तो 2 दिन बाद यानी कि 2 दिन तक वो राजू के लिए काफी ज्यादा परेशान रहती है, लेकिन उसे कहीं भी राजू का कोई अता पता नहीं मिलता है। तो 2 दिन बाद जब अपनी झुग्गी में बैठी हुई थी तो उसी दौरान एक व्यक्ति आकर दरवाजा खटखटाता है और जिसकी उम्र लगभग 45 साल रही होगी। वह आने के बाद कहता है कि क्या तुम्हारा नाम पूजा है? तो पूजा कहती है कि हाँ, मेरा ही नाम पूजा है। इस बात को सुनकर वह व्यक्ति मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद बाहर चला जाता है। पूजा जो होती है उससे पूछती भी कि आप कौन है, क्यों आए हो, लेकिन वो उसे कुछ जवाब नहीं देता है। और उसके बाद जो पूजा होती है वह दरवाजा तो बंद कर देती है, लेकिन कान लगाकर सुनने लगती है क्योंकि वो व्यक्ति बाहर खड़ा होकर फोन से किसी से कुछ बात कर रहा था। अब जैसे वो बात करता है तो उसे महसूस हो जाता है कि वो कैसे चक्कर में फंसने वाली है और इसी वजह से जो पूजा होती है फौरन से अपने कपड़े लत्ते पैक करती है जो कुछ भी उसे पैक करने थे, और उसके बाद खिड़की से यानी कि उस झुग्गी के अंदर एक और खिड़की थी और खिड़की से भागकर झुग्गी के पीछे से वहां से सीधा रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है। थोड़े बहुत पैसे उसने बचा रखे थे जिन पैसों से वो वहां से सीधा पटना की टिकट लेती है और पटना के लिए निकल जाती है। दरअसल यहाँ पर जो व्यक्ति था वह उसके पति ने भेजा था और वह कहता है कि राजा भाई, तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अब से मेरी हुई, मैंने तुम्हें पैसे दे दिए हैं और मैं इसी के साथ रहूंगा। इस बात को सुनकर उसके पैरों तले से जमीन खिसकती है और वह पटना की ट्रेन में बैठकर अब सीधा पटना जाने लगती है। लेकिन रास्ते में उसके दिमाग में ढेर सारी बातें आती हैं। वह सोचती है कि अब क्या करूंगी, क्योंकि मैंने अपने पति को छोड़ दिया जो कि मुझसे प्यार किया करता था, और साथ में जो मेरे घर वाले हैं उन्होंने भी उससे यह कह दिया था कि मेरे हमसे कोई ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चारों तरफ इस बात से थू-थू हो रही थी कि उनकी बेटी ने यह क्या कर दिया, 4 बच्चे होने के बावजूद भी किसी और के साथ भाग गई। तो उन लोगों ने पहले उसे समझाया था, कहा था कि बेटी कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई है तो हम इस बात को दबा लेंगे, लेकिन तो अपने पति के साथ रहने लग। लेकिन यहां पर बेटी ने साफ जब इनकार कर दिया तो उसके बाद उन्होंने कह दिया कि देखो, हमसे भी कोई ताल्लुकात रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी वजह से हमारी चारों तरफ बदनामी हो रही है। इन बातों को सोचते सोचते वह ढेर सारी उन बातों को सोचती है जब वो शादी होकर उस घर के अंदर आई थी और उसके पति उससे कितना प्यार किया करते थे। लेकिन फिर भी इन बातों का फिलहाल कोई मतलब नहीं निकलता और धीरे धीरे सफर तय करने के बाद वह पटना पहुंच जाती है। पटना में जाने के बाद वह सबसे पहले अपने मायके जाती है, अपने माता पिता के पास, और वहां पर जाकर कोशिश करती है कि वो लोग उसे घर के अंदर घुसा ले। लेकिन जैसे उसका पिता देखता है कि बेटी वापस आ गई है तो उसके बाद दरवाजे से उसे धुतकार कर भगा देता है। कहता है कि तुझ जैसी बेटी होने से तो अच्छा था कि हमें कोई संतानी नहीं होती, और अब अगर हम तुम्हें अपने घर के अंदर रखेंगे तो ये और भी ज्यादा बदनामी का कारण होगा और हम तुम्हें बिल्कुल भी घर के अंदर नहीं रखेंगे। यहाँ पर जो पूजा होती है वो कोशिश करती है कि कैसे भी करके माँ बाप उसे अपने पास रख ले, लेकिन माता पिता उसे अपने पास नहीं रखते हैं और वह धमका कर उन्हें वहां से भेज देते हैं। इसके बाद जो पूजा होती है वो आंखों में आंसू लेकर रोती हुई वहां से वापस लौटती है और फिर सोचने लगती है कि क्यों ना एक बार पति के घर पर जाकर देखती हूँ, पति तो शायद मुझे रख ही लेगा क्योंकि वो मुझसे प्यार किया करता होगा, और वैसे भी 4 बच्चे हैं हमारे, तो बच्चों की खातिर वो मुझे रख ले। ऐसा सोचकर जो पूजा होती है वो अपने पति के घर पर भी जाती है, अपनी ससुराल में। लेकिन वहां पर जाने के बाद उसके पति और उसके पति के परिवार वाले घर के अंदर मिलते हैं, जिन परिवार वालों से उसने अपने पति को पहले अलग किया था और अलग होकर वो कमाने लगी थी। पति को भी
उसकी बातों पर उस टाइम पर विश्वास हो गया था, लेकिन जब पत्नी घर छोड़कर भाग गई तो उसके बाद उसने अपने परिवार वालों को अपने साथ रखना स्टार्ट कर दिया और अपने चारों बच्चों को हॉस्टल में भेज दिया है। वैसे ऐसे ही घर के अंदर जाने की कोशिश करती है तो पति एकदम से सामने खड़ा हो जाता है और कहता है कि खबरदार अगर इस घर के अंदर आने की कोशिश की तो, क्योंकि मैंने तुमसे दिल से ज्यादा प्यार किया था, लेकिन उसके बाद भी तुमने मुझे धोखा दिया और चारों तरफ मेरी बदनामी कर दी। मैं तुम्हें इस घर के अंदर बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान बच्चों के लिए बहुत कुछ किया करता है और मैंने भी तुम्हारे लिए करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद भी जब तुमने मुझे धोखा दे दिया तो तुम मेरी कुछ नहीं लगती और निकल जाओ यहां से। वह काफी ज्यादा गिड़गिड़ाती है, उसके पैरों तक को पकड़ लेती है, लेकिन पति उसे ठोकर मार देता है और कहता है कि निकल जाओ यहां से, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगा और पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। अब जो पत्नी होती है उसने गलत तो किया ही था और इसी वजह से जो पत्नी होती है वह वहां से भी आंखों में आंसू लेकर वापस से पटना चली जाती है। पटना जाने के बाद वह इधर उधर घूमती रहती है और घूमते घूमते उसकी मुलाकात एक महिला से होती है, जिस महिला का नाम होता है ममता। ममता जो कि दूसरों के घरों में काम किया करती थी और जब वह फुटपाथ पर रोड किनारे काफी ज्यादा मायूस बैठी हुई थी तो वह एक घर से काम करके निकल रही थी और जैसे वो उसे देखती है तो देखने के बाद पूछने लगती है कि बहन तुम कौन हो और इस तरह से उदास क्यों बैठी हो। उसके बाद यहाँ पर जो पूजा होती है वो उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है और इस कहानी को सुनने के बाद उसे भी यही लगता है कि इसने जो कुछ किया था उसका इसे भुगतना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी जो वह महिला होती है वो उसकी मदद करती है इंसानियत के नाते। कहती है कि देख अगर तुझे ना अब कोई भी नहीं अपना रहा है तो तुझे अपने दम पर जिंदगी जीनी होगी, तुम ऐसा करो मैं तुम्हें काम लगा देती हूँ, क्योंकि जहां पर ममता काम किया करती थी वहीं पर मालिकों ने उससे कहा था कि अगर कोई और नौकरानी हो तो एक और नौकरानी हमें लाकर दे दो, क्योंकि हमारे पास कुछ काम है। इस बात को सुनकर उसने कहा था कि ठीक है, और यहाँ पर जो लड़की पूजा है वो उसे मिल जाती है और उसके बाद वह उसकी उस घरों में नौकरी लगा देती है, उसे एक कमरा भी दिलाती है और वहीं पर उसके साथ वो रहा करती है। लेकिन चूंकि वो पटना में रहा करती है और उसके चारों बच्चे भी पटना में पढ़ा करते हैं और जब वह अपनी मेहनत से कमाती खाती है तो उसके बाद उसे अपने बच्चों की याद आया करती है। बच्चों की याद आने पर वह कभी कभी स्कूल के दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाया करती और अपना चेहरा ढककर यह वेट किया करती कि जब स्कूल की छुट्टी होगी तो बच्चे क्लासरूम से बाहर निकलेंगे ग्राउंड में और उसी समय अपने बच्चों को देख लूंगी और उसी से मन भर जाएगा। कई बार वह ऐसा कर चुकी थी और तभी अचानक से एक दिन जो वॉचमैन होता है उसकी नजर उस पर पड़ जाती है और वह सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं ये किसी बच्चे को चुराने के लिए आई हो, और इसी वजह से उसे जाकर पकड़ लेता है और धमकाते हुए जब पूछता है तो वह अपनी ये पूरी कहानी उस वॉचमैन को बता देती है और वॉचमैन भी सुनने के बाद कहता है कि तुम्हारे साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। आज के समय में भी जो पूजा है वो पटना के अंदर रहकर ही दूसरों के घरों में काम करके अपना समय बिता रही है और जब भी उसका मन किया करता है वो बच्चों को देखने के लिए चली जाया करती है, लेकिन ना तो उसका पति उसके पास आया है उसको मना कर ले जाने के लिए और ना ही वह राजू उसके पास आया है। राजू का कोई अता पता नहीं है, उसने कई सारी कंप्लेंट वगैरह भी की है कि मेरा दूसरा पति है और मुझे छोड़कर इस तरह से चला गया, मुझे बेचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ पर राजू के जो घर वाले होते हैं वो पहले उसको बेदखल कर चुके थे और वह अलग से अपनी जिंदगी को जी रहा था। यहां पर जब तक वह रहा करता था तो घर वाले उसे रोटी दे दिया करते थे, लेकिन उसके बाद जब उसने ये कांड कर दिया है तो उसके बाद आज तक भी वह अपने गांव में नहीं दिखा है और ना ही कहीं और देखा गया है। अब यहां पर जो पूजा है वो सभी को यही सलाह देती है कि पति के होते हुए किसी और के साथ अवैध प्रेम प्रसंग रखना बहुत ही घातक हो सकता है, जैसा कि उसके साथ हुआ है। वो ना तो घर की रही ना घाट की रही, ना तो उसके मायके वाले रहे ना ससुराल वाले रहे, और जिससे शादी की थी उसके घर वाले भी उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले उसे बेदखल कर रखा है तो उन पर तो वो कैसा भी लीगली एक्शन नहीं ले सकती। बाकी आप लोग इस कहानी के बारे में जो कुछ भी कहना चाहते हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में घर की महारानी थी, लेकिन महारानी से नौकरानी तक का जो सफर था वो अपनी इच्छा से उसने तय किया और इस तय करने के बाद आज वो नौकरानी बनकर दूसरों के घरों में काम किया करती है। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।